अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। हफ्ते के रोज एपेक्स कमेटी ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी। एपेक्स कमेटी के मुताबिक किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी मुकदमात में रुकावट बनने वाले कानूनी सुक़म दूर किए जाएंगे। इजलास ने इंसदादे दहशतगर्दी की एक जामे और नई जानदार हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया, जिस पर मुकम्मल कौमी इत्तफाक़ राय हो। एपेक्स कमेटी के इजलास के दूसरे ही रोज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से ऑपरेशन की मुखालिफत में नारे लगाए गए। अपोजिशन रहनुमाओं ने फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव किया, ऐवान से वॉकआउट भी किया। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एपेक्स कमेटी में KPK के वजीर आला भी शामिल थे, जिसमें यह फैसला किया गया है। जबकि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐलान किया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। मगर आज वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एपेक्स कमेटी में एक नाम अज़्म इस्तेहकाम आया, लेकिन ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अली अमीन के मुताबिक अगर अफगानिस्तान से बातचीत की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं तो हम किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में रियासती रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस मौजूद है। क्यों बेबस है? फैसले कोई और करेगा, मगर जिम्मेदारी सियासतदानों पर आयद होगी। KP की एक और अहम सियासी जमात ANP भी सूबे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। इन सियासी जमातों की तरफ से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात से साबित हो रहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस पॉलिसी पर कई सियासी जमातें फिर से कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पाकिस्तानी अवाम को इन सियासी जमातों की कन्फ्यूजन के बायस दहशत गर्दी की बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। गुड तालिबान बैड तालिबान की बहस, ऑपरेशन करने ना करने के बदलते फैसले, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को अमरीकी जंग करार देने, अमन को एक मौका और दो जैसे नारों और सबसे बढ़कर पॉलिसीज में तसलसल न होने के बायस दहशत गर्दी को सर उठाने का मौका मिलता रहा है। सियासी जमातें अवाम के शऊर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसे में जब मुल्क में दहशतगर्दी का इफरीत सर उठाए खड़ा है तो क्या सियासी जमातें अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करके महज सियासी सौदेबाजी करना चाह रही हैं, या फिर क्या उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ भी हैं जिनको दूर करना इस ऑपरेशन के शुरू करने से पहले ज़रूरी है? इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ज़ैगम खान। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, माजी की नज़ीरें, फौजी ऑपरेशंस के लिए सियासी हमायत की ज़रूरत, सियासी जमातें फिर एक पेज पर नहीं, क्या KP हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर अज़्म इस्तेहकाम का आगाज़ हो पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, अब जिस ऑपरेशन की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है, जिसके आगाज़ को हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सियासी जमातें एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ पाएंगी? अच्छा, सियासी इसके जो मज़मरात हैं उस पर बाद में आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी इस किस्म की, इस नौयत की जंग जो कि ऐसे मुखालिफ के ख़िलाफ़ हो जो खुल के सामने भी नहीं आ रहा, गुरिल्ला वॉर कह लीजिए, इर्रेगुलर वॉर इसको भी कह सकते हैं, इस किस्म की जो जंग है उसके लिए यकीनन तकरीबन सारा मुआशरा मिलके ही उसको लड़ेगा, तो तभी उसके अंदर कामयाबी मुमकिन होती है। फिर उसके बाद कामयाबी की हतमी डेफिनेशन भी इसमें मुश्किल है। ये कह दिया जाना कि मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। इस किस्म की जंगें 15-15, 20-20, 25-25 साल चला करती हैं। बहरहाल हम पाकिस्तान एक ख़ास जगह पे पहुँच के और हम अपने सियासी वजूहात की बिना पे इस पे कभी शिद्दत इख्तियार करते हैं और कभी पीछे हट जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ अदवार आते हैं और उसकी हमारी तारीख़ आपने बड़ा बेहतर तौर पर जिक्र किया कि किस किस्म के नारे जो हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं उस मुख्तलिफ सोच को। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो अफवाज पाकिस्तान या लॉ इन्फोर्समेंट को जो भी पैसे देता है उसका हक है कि वो उन पैसों का हिसाब मांगे। पाकिस्तान के अंदर ये पैसे पार्लियामेंट दिया करती है, तो पार्लियामेंट अगर अभी तक जितने भी पैसे या जितनी भी एफर्ट लगाई गई उनके फंड्स की जो उन्होंने दिए, जो उन्होंने अप्रूव किया फाइनेंस बिल के अंदर और बजट के अंदर, जो कि अफवाज पाकिस्तान या उनके किसी और ज़ैली इदारे को कि ये जंग लड़ी जाए, अगर उसका हिसाब मांगते हैं तो इसमें कोई हर्ज बिल्कुल नहीं है। वो पूछना चाहेंगे कि पहले जो मामलात हुए वो किस तरीके से हुए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि मिल के सबको लड़नी है।
पार्लियामेंट के अंदर से जो भी जंग की जाए, किसी भी ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाए, कोई शख्स, कोई लीडर, कोई अपने तौर पे ये फैसला नहीं कर सकता। असल में जो हतमी ताकत है इसके ऊपर, इसका ऐलान करने की, वो पार्लियामेंट ही हुआ करती है। पार्लियामेंट में डिबेट होती है, एग्जीक्यूटिव उसका ऐलान करती है, एग्जीक्यूटिव उसकी जिम्मेदारी उठाती है, और फिर एग्जीक्यूटिव के बाद जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट को, अफवाज पाकिस्तान को, उनके रोल के मुताबिक। तीसरी बात, केपी को इसके अंदर हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर नहीं भी बनेगा तो जिस किस्म की जंग हो रही है या होती जा रही है या हुई है अब तक, उसके अंदर केपी माना या ना माना उससे फर्क तो नहीं पड़ता। ये हमारी अपनी डायनामिक्स और रियलिटीज हैं जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है हकीकत। अफवाज पाकिस्तान खासतौर पर इस जंग के अंदर पिछले 30-35 साल से, बल्कि 25 साल से इसमें इस्तेमाल हो रही हैं और इसमें शामिल है, और वो किसी भी तरीके से हर जगह पे मौजूद हैं। उनके बारे में ही टीटीपी का एक ये भी है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए ताकि उनके लिए खुल जाए, मैदान खुल जाए। अज़्म इस्तेहकाम हो या कुछ भी हो, मकसद ये है कि इसको, पाकिस्तान को, इसमें फैसला क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर, मेरी नज़र में कलीदी कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ है। दो चीज़ों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। एक तो ये कि जहाँ पे मौजूदा जो जड़ है उसकी बीखकनी वहां की जाएगी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको आप मैसेजिंग भी कह सकते हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर, और ये भी कह सकते हैं कि इसको जब अमली जामा पहनाया जाएगा तो फिर जहां पे एग्जिस्ट करती है वो जड़, उस जड़ को वहां पे उखाड़ा जाएगा। ये एक पॉजिटिव चीज है। हम बहुत पहले से इसके बारे में शोर मचा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर अफगानिस्तान अपने मामलात को नहीं संभाल सकता तो फिर पाकिस्तान का हक है कि जहां जड़ है उसको वहां खत्म किया जाए। दूसरी बात, टेररिज्म की डेफिनेशन, कि टेररिज्म जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। टेररिज्म की डेफिनेशन जाहिर है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल की जाती है। क्या उसमें सियासी पहलू भी हैं? ज़रूर हैं। किस तरफ से इस्तेमाल होती है ये भी, लेकिन हमारे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर जो कानून की अमलदारी है, कोर्ट्स ने जिस तरह से इसको डील किया है, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। और वो उसका दूसरा हिस्सा है इस चीज का कि अगर जहां जहां सुकम है, जहां जहां क्लैरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इसके तहत अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि टेररिज्म के जो मुकदमात हैं वो कहाँ लड़े जाएंगे या कौन लड़ सकता है या किस जगह उनके मुकदमात चल सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ सुकम है तो उनको भी दूर किया जाए। ये सियासी भी हो सकता है और ये एक हकीकी तौर पर भी मुमकिन है। तो ये दो चीजें हैं जो खुल के सामने आई हैं। मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी तो जंग तो जारी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सबको मिलकर लड़ेंगे तो तभी कामयाबी हासिल। दुरुस्त हो गया, मिलकर लड़ना है और सियासी पहलू भी। हसन निसार साहब, पीटीआई की माजी की एक सियासत भी रही है, कभी तालिबान के दफातर खोलने के मुतालबे, फिर गुड और बैड तालिबान की तकरार। अब की बार वो फिर समझ रहे हैं और एक माजी भी रहा है, ऑपरेशंस रहे हैं वहां पर। क्या कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस और बयानिए में पीटीआई की इस मामले को लेकर, या आप समझ रहे हैं कि अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि हैंडल कैसे किया जाना है इसे? मुझे एक बात बताएं कि पिछली 5 सदी में किस नारे या इस्तिलाह पे अमल हुआ है और आपने कौन सा टारगेट अचीव किया है? एक, 5 सदी बीत गई और हम बड़ी बड़ी खूबसूरत इस्तिलाहें और नारे सुनते सुनते मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह सबको सेहत ज़िंदगी दे, एक कब्र के नारे पहुँच गए। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, दूर नहीं जाते, आपकी उम्र के कोई आगे पीछे की बात करते हैं। रोटी कपड़ा मकान, सब ख्वाबों की ताबीरें उल्टी निकली हैं। बुनियादी आपकी इक्तिसादी और सियासी हालत मिल के करेंगे, वो गलीज कट्ठे नहीं, तुसी मिल के 26 करोड़ मिल के, भूखा नंगा भी मिल के, रज्जा हुआ भी मिल के, बहुत रज्जा हुआ भी मिल के। वो भाई, आप अपने अकायद से लेके तबकाती फलाना टमकाना पाकिस्तानी ज़ात बरादरी मिल के मुल्क एक मशीन की तरह चलाया जाता है। इट एक्ट्स एंड बिहेव्स लाइक अ मशीन। एक पुर्जा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन भी हो, एक पुर्जा मिसबिहेव करे, पूरी मशीन मुतासर होती है। वो यहाँ तो इस मुल्क में तो हर पुर्जा ही खुद को पूरी मशीन समझ रहा है। आपने मेरी राय you don't have to agree with me at all, लेकिन it is one of those hundreds of frivolous जो हमारे यहाँ नारे नूरे अजीबो गरीब से बरादर, अजीबो गरीब लोग हैं हम, बरादर, गलियों में बरादर नहीं हम आपस में। उनकी आज़ादी चाहिए, खुद आज़ाद नहीं। IMF के गुलाम हो, कश्मीरियों को भी आज़ादी चाहिए, फ़लस्तीनियों का भी ये चाहिए वो चाहिए।
वो तुम पहले अपना आप तो देख। इसलिए हम नारों पे पलने वाले लोग हैं, बस ठीक है, एक और खुराक आ गई है, चलें। नहीं तो मुझे ये फरमा दीजिएगा कि क्या सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हुकूमत और रियासत के साथ चलने के लिए, या करवा लिया जाएगा फिर किरदार अदा? यार इधर ना ही लेके जाओ, मुझे तो बेहतर। अच्छा चलें, ठीक है, रहने दें। अच्छा चलें, रहने दें, आप ना ही जाए, आप इधर ही ठहरें। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊँ। 2008 से 13 तक हमने देखा केपी में पीपल्स पार्टी और ANP की मखलूत हुकूमत थी, फौजी ऑपरेशंस की भरपूर हिमायत रही, वो कंक्लूड भी हुए। 14 में केपी में PTI थी और उस वक्त एक पेज पर लाना इसी दहशतगर्दी के मामले को लेकर ज़रा मुश्किल मामला बना रहा, मुख्तलिफ तरह के बयानिए सामने आते रहे। क्या अब की बार भी वही रवायत दोहराई जाएगी, आप क्या समझ रहे हैं, या ये सॉर्टेड आउट हो जाएगा, ऑन बोर्ड हो जाएंगे? देखिए, पहले तो आपने जो अभी सवाल पूछा था हसन साहब से, मैं भी उसका जवाब देना चाहूंगा जी। केपी की जो हुकूमत है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शरीक है। काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, CTD जो है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो केपी का हिस्सा है और जंग लड़ रहा है फ्रंट लाइन पर। केपी की पुलिस लड़ रही है, इस बात में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक तरफ चंद हजार लोग हैं और दूसरी तरफ 25 करोड़ लोग हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है। केपी का या पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे TTP के लिए पांव रखने की जगह हो। TTP के खिलाफ सबसे बड़ी मुखालिफत, सबसे बड़ी मज़ाहमत वहां है जहां वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो कौम नजरियाती तौर पर, सोच के लिहाज से, हर लिहाज से यकजा है, इसीलिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो के इंसर्जेंट्स नहीं है जिनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हों, अपने सिवा वो किसी की नुमाइंदगी नहीं करते। वो 4000 लोग हैं, उनके साथ बात नहीं हो सकती। बात उनके साथ होगी जिन्होंने उनको पनाह दे रखी है। एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, हमारी कामयाबियों के बाद एक नई सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अब ये प्रॉक्सी वार में बदल गई है। TTP अफगान तालिबान का हिस्सा है, बिल्कुल, इसलिए कि इन्होंने उनकी बैत की है। और जो इस्लाम के सिस्टम को, इन तंजीमों के सिस्टम को थोड़ा सा भी जानता है, उसे मालूम है बैत का क्या मतलब है। TTP अफगान तालिबान का हिस्सा है और अफगान तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है। तो अफगान गवर्नमेंट एक प्रॉक्सी वार कर रही है, ये एक नई सूरत हाल है, इसलिए मुश्किल पैदा हो रही है, इसलिए एक नई स्ट्रेटजी लाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे मालूम नहीं कि इस नई स्ट्रेटजी के लिए क्या एक नई ब्रांडिंग की भी जरूरत थी, क्या हमें नया नाम लाने की भी जरूरत थी। अब उससे खतरात, लोगों के जहन में कुछ खौफ पैदा हो गए हैं। मसलन जो लोग पहले ही बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजरे हैं, जिनके शहर तबाह हुए हैं, जो रिलोकेट हुए हैं, उनके जहन में ज़र्बे अज़्ब की मेमोरीज आ रही हैं। ज़र्बे आप की जरूरत नहीं है। उस वक्त TTP ने इन इलाकों में अपनी रियासतें बना रखी थी। उस वक्त एक बाकायदा जंग लड़ी है फौज ने, बड़ी शहादतें दी हैं, लोगों ने कुर्बानियां दी। अब कौन सी जगह है जहां पे TTP का कब्जा है? अब तो इसी तरीके से जंग लड़ी जाएगी कि जिस तरीके से इस वक्त लड़ी जा रही है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, उनका स्केल बेहतर हो सकता है, उसको ज्यादा एफिशिएंटली लड़ सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे हमें बेहतर काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक बैरूनी ताकत खुल्लम खुल्ला उसमें इन्वॉल्व हो गई है। हमने लेजिस्लेशन पे जरूरत नहीं थी, तवज्जो नहीं थी, पुलिसिंग जितनी बेहतर होनी चाहिए तो उसको नहीं की, सिविल एस्पेक्ट पे तवज्जो नहीं थी, लेजिस्लेशन जिस तरह करनी चाहिए थी नहीं की। जो वो वाला पूरा एस्पेक्ट है उस पर हमें जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी। सिविलियन अदारे वहां मजबूत नहीं हुए। अगर इस नए जो सो कॉल्ड ऑपरेशन है, जो मेरे ख्याल में एक नई स्ट्रेटेजी है, इसमें वो सारे एस्पेक्ट मजबूत होते हैं। हम अपने डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट को ज्यादा बेहतर करते हैं, सिविलियन एस्पेक्ट को ज्यादा बेहतर करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट को बेहतर करते हैं। और उसके साथ एक और काम, इन इलाकों में जो इनकी कुर्बानियों की वजह से जो माली मुश्किलात आई हैं, जो बॉर्डर हमने बंद किया है, जो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन उसके मुतबादिल रोजगार देने की जो जरूरत है, जो माशी एस्पेक्ट है, जो उनकी नीड्स हैं, जो पहली चीज होती है काउंटर टेररिज्म में, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो इसमें एक तो ये है कि हुकूमत का काम है कि अवाम को भी अब एतमाद मिले, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद मिले, और जो सियासी जमातें हैं जो बिल्कुल साथ हैं, मौलाना का ज़हन में रखिएगा, मौलाना ने बहुत बुरे वक्त में उनकी जमात ने, उलमाए देवबंद ने कई फतवे दिए थे, शहादतें हुई, मौलाना के साथ अलाइड बड़े बड़े उलमा ने शहादतें दी हैं। मौलाना को कोई TTP का साथी ना समझे और PTI का भी नहीं, लेकिन ये रवैया अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई इख्तियार करता है कि अगरचे वो रियासत के साथ है, अगरचे वो अवाम के साथ है, अगरचे वो टेररिज्म के खिलाफ है,
लेकिन अपनी खाल बचाने के लिए अगर वो एक ऐसा रवैया अपनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। अब सार साहब आपकी जानिब आऊं, एक तो जो अगस्त 2021 में जश्न मनाया गया अफगानिस्तान की आज़ादी, क्या वो अब ये जो ऊपर जैगम साहब ने बात की टीटीए और टीटीपी एक ही हैं, ये मुकम्मल क्लैरिटी हो गई, या आपको लगता है अभी भी अपने लिए या जाती मफाद के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है? दूसरा, अवाम के एतमाद की बात, तो ज़्यादातर सियासी रहनुमा ही ये बात वहां तक लाते हैं और अवाम को एतमाद में लेते हैं कि ये आपके फ़ायदे का काम हो रहा है। कितनी बड़ी सपोर्ट केपी हुकूमत बनेगी कि वाकई अवाम को साथ जोड़ेगी कि इस मामले के लिए, क्योंकि जाहिर बात है वहां लोगों के कंसर्न्स भी होंगे। देखिए, जो आपका पहला सवाल क्या था सर? एक तो ये ना कि जो जश्न मनाया गया 21 में अफगानिस्तान की आजादी, टीटी और टीटी, अब क्लैरिटी होगी है कि है। जब क्लैरिटी किन को नहीं थी, तब जिनको थी वो तो उनकी तो जुबानें खींच ली जाती हैं। उन्होंने तो तब भी कहा था जश्न ना मनाएं, तब भी कहा था कि और बहुत ज़्यादा इस पे बात हुई, उस वक्त इस पे तनकीद हुई, उस वक्त किस तरीके से, कैसे, किसने भेजा, क्यों गया। अच्छा चलें, गया, गलती की, किसी ने पूछा बाद में आज तक उनसे? उसके बाद जो ला के यहाँ लोग बिठाए गए, उनसे चलें, सिविलियन की ज़िंदगी की तो कीमत ही नहीं है इस मुल्क में। हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग शहीद हुए। उस वक्त से लेकर 2021 का आपने जिक्र किया आज तक, जब था कि एवरीथिंग विल बी ओके, वो कॉफ़ी का कप स्टाइल से टॉम क्रूज़ की तरह उठा के काबुल एयरपोर्ट पे, आई अंडरस्टैंड कि बड़ी इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं हीरो लगे हीरो। किस कीमत, क्या कीमत देनी पड़ी इस मुल्क को उस हीरो लगने की कुछ लम्हात के लिए? ये तो वो सोचे जिन्होंने भेजा, जिन्होंने बुलवाया और जिन्होंने बचाया। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो इस पे तब भी बोला था और आज भी मैं बोलूँगा, तो मुझे मेरे बोलने से तो कुछ चीज़ें बदल तो नहीं जानी। दूसरे सवाल, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी यही है कि मेरे कहने से क्या होगा। आप का जो सवाल है ये वाला लोडेड, ज़ाहिर है लोडेड सवाल ही आपने करने होते हैं। क्यों करने होते हैं मुझे नहीं पता। सवाल जो आपने बनाया वो भी लोडेड। मसलन कैसे आप कहेंगी, आपने कहा माजी की नज़ीरें, माजी की नज़ीरें देंगे तो लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं माजी में भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, और जो मकासद माजी में थे वही अब भी हैं। वो मकासद क्या हैं वो आप खुद सोच लें। दूसरी बात आपने की सवाल में कि सियासी हिमायत की ज़रूरत। हाँ, सियासी हिमायत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सियासी हिमायत क्यों नहीं है? पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है, सारे लोग बातें कर रहे हैं एतमाद में लें, एतमाद में कहाँ, कैसे लें एतमाद में, किसको सर पे बिठा लें, क्या करें? पार्लियामेंट से बड़ा एतमाद क्या है? पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई है, उसमें कुछ लोगों ने मुखालफत की है, ठीक है, उनका हक है। कौन लोग मुखालफत कर? मैं चले आप पे अभी आगे आता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने कहा सियासी जमातें फिर एक पेज पर नहीं, यहाँ देखिए आपने जाति की है। अच्छा। मैं ये बड़ा नरम लफ्ज़ बोल रहा हूँ। कौन सी सियासी जमातें? सिर्फ एक सियासी जमात है, पूरी तारीख उठा के देख लें, 2014 से APS वाक़े से लेके आज तक, ज्यादा लंबा नहीं करता। कलामी की मदद अभी वाले मामले पर PTI, ANP, JUI, ये बड़ी जमातें हैं। ANP हमेशा साथ खड़ी हुई है। सर, ANP ने कोई मुखालफत नहीं की। सबसे ज्यादा कुर्बानियां ANP ने दी हैं, साथ खड़ी रही है, उसने सवालात उठाए हैं जो जेन्युइन है और उनका जवाब मिलना चाहिए। हाँ। JUI ने भी जेन्युइन जवाब दिए हैं, वो भी खड़े रहे हैं साथ। उन्होंने भी कभी PTI है वो सियासी जमात, अगर आप उसको सियासी जमात कहने पे बजिद हैं, तो जो हर उस पुरअमन काम की जिससे इस मुल्क को फायदा उसकी मुखालफत करती है। उन्होंने PTI ने, ये कहे ना आप, ये क्यों नहीं नाम लेते PTI का? सर, मैं ये कह रही हूँ PTI के पॉलिटिकल नैरेटिव की। अब साहब ये सवाल मैंने हसन साहब को भी रखा, उनके नारों के साथ ही दफातर खोलने से गुड तालिबान बैड तालिबान तक PTI तो पॉलिटिकल नैरेटिव रख रही है ना, लेकिन दूसरी जमातें जो माजी में साथ रही हैं इस वक्त तो कुछ रिजर्वेशंस दे रही हैं माजी के हवालों को लेते हुए या माजी की ग्राउंड रियलिटी के। वो जो माजी में साथ रही हैं उन्होंने 2 सवाल उठा दिए, तो वो माजी की वो सारी आप कह रहे हैं इख्तलाफात हैं, और PTI बेचारी तो सिर्फ जो है वो कुछ भी नहीं। मैं तो किसी को भी बेचारा नहीं कह रही हूँ सर, मैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि सियासी जमातों के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है जब उन्हें रियासत और हुकूमत के साथ चलना होता है। मैं तो सवाल ये कर रही हूँ। आयशा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, हुकूमत है ना PTI की 11 साल से वहां पे, सियासी वो अपोजिशन कैसे है PTI? क्या किया है KP में बताएं अमन अमान के लिए? पहली जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है ना। एग्रीड। CTT की बात हुई अभी, काउंटर टेररिज्म की, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है, पुलिस भी अंडर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, चाहें तो फौज को भी बुला लें। क्या किया है बताएं 11 साल में? कितना अमन अमान है, कितने लोग मारे जा रहे हैं?
चीफ मिनिस्टर के इस साल के 5 माह में दहशतगर्दी में 83% इजाफा हुआ। ये सिर्फ 2024 की बात करें, तो फिर हर रोज हम रिपोर्ट कर रहे हैं। सवाल का जवाब दे दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा 2014 से लेके आज तक, एपीएस के वाक़े से लेके आज तक पीटीआई ने हमेशा मुखालफत की है किसी भी किस्म की कार्रवाई की इंतहा पसंद फोर्सेस के खिलाफ। हम उस पर बात नहीं करते इसलिए कि उनके पास सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं जो तैयार किए गए, बाकायदा तरबियत दी गई जिनको उस वक्त जब नेशनल एक्शन प्लान यहां पे इस मुल्क में बनाया गया जनरल रहील शरीफ के दौर में और इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन उन पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स थे, जो चंद एक टीवी चैनल थे, जो लिंक्ड थे, जो कनेक्टेड थे। क्या नेशनल एक्शन प्लान के साथ आपने खुद वो हाल क्यों किया कि आज उस नेशनल एक्शन प्लान को कोई चिमटे से भी नहीं उठाता? दुरुस्त हो गया, हमने खुद तबाही की है अपनी। हम उस पे बात नहीं करते। हमने जो सिखाया गुड एंड बैड की जो तफरीक रखी है दहशतगर्दी से, उसको अंडू करना जरूरी है। और जो हसन निसार साहब ने एक बात की थी कि मुल्क को चलाने के लिए एक मशीन की तरह समझना जरूरी है कि हर पुर्जे को अपना अपना काम करना है। इसी तरह मुल्क के तमाम इदारों, जमातों, लोगों, पार्लियामान को अपनी अपनी जिम्मेदारी इस मामले में अदा करना जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सियासी रहनुमा और उनके दावों पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म करने से पहले साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें की और बाजवा को नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई। मोहम्मद जुबैर के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से करीबन 2 माह पहले जनवरी 2022 में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। ताहम इसी इंटरव्यू में ही मोहम्मद जुबैर ने यह एतराफ़ भी किया कि नवाज और बाजवा की मुलाकात के हवाले से वो हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने सुना था कि लंदन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें हुई और नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई। मोहम्मद जुबैर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि नवाज शरीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा से लंदन मुलाकात की बात झूठी है। वो नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात की बात को मुस्तरद करते हैं। मलिक अहमद खान का कहना था मोहम्मद जुबैर ऐसी बात कर गए हैं जिससे उनको काफ़ी उलझन आ सकती है। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और बाजवा मुलाकात की तफसीलात हैं तो सामने लाएं। वो बताएं कब मुलाकात हुई, कब बाजवा यहाँ से गए। नवाज शरीफ जिस कद काठ के लीडर हैं, उनकी कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, बातचीत भी नहीं हुई है। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की है, इसके कानूनी नताइज हो सकते हैं। जबकि पीटीआई ने मोहम्मद जुबैर के इस दावे पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया है। मलिक अहमद खान के मौक़िफ़ को अगर एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इस दावे से बहुत से सवालात खड़े होते हैं। आज फास्ट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया दौर में क्या यह मुमकिन है कि 2.25 साल पहले उस वक्त के आर्मी चीफ की लंदन में नवाज शरीफ जैसे लीडर से मुलाकात हो और मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूर की बात, सोशल मीडिया, लंदन में मौजूद पीटीआई वर्कर्स, व्लॉगर्स, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और बरतानिया के मकामी मीडिया को भी इसकी भिनक ना पड़े? क्या यह मुमकिन है? 2007 में सोशल मीडिया इतना फाल नहीं था, मगर क्या एनआरओ से पहले बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकातों को खुफिया रखा जा सका? क्या 2008 से 2013 तक कई अपोजिशन रहनुमाओं की मुक़्तदरा की अहम शख्सियात से मुलाकातों को खुफिया रखा जा सका? क्या 2014 के लंदन प्लान को खुफिया रखा जा सका? इन सब सवालात का जवाब नफी में है। तो फिर ऐसे में क्या मोहम्मद जुबैर की इन बातों पर, जो उन्होंने देखी भी नहीं बल्कि सुनी है, यकीन किया जा सकता है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, नून लीग के साबिक रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को 2.25 साल पहले सुनी सुनाई बातें अब सुनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हसन निसार साहब। नहीं, मैं तो कोई आमिल बाबा नहीं हूँ। ये जो स्पीकर ने कहा है अहमद खान ने, वो सबूत कमाल की बात है। किस मुल्क माशरे में कहाँ और फिर किस खेल में? हेनरी किसिंजर जब गए चाइना तो किसी के फरिश्तों को पता नहीं लगा। ये क्या बात हुई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कित कद का लीडर में केड़ा कद काट, कदी जद्दा कदी इधर उधर, जान दो यार। सर 3 बार के वजीर आजम है, लीडर होंगे अगर, और छोड़ दो यार, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कद काठ और होता है। कायदे आजम गवर्नर जनरल क्यों आए और गए? वो 3 बार नहीं रहे, मैं क्या करूं? भुट्टो 1 बार भी नहीं रहा,
उसने पहले इलेक्शन अनाउंस कर दिया और उसके बाद फांसी चढ़ गया। ये क्वालिफिकेशन होती है। छोड़ें कद काट तो फलाना, वो अहमद खान खाई ने अपनी नौकरी की है, ठीक किया है, उसको छोड़ दो। बाकी रह गया जुबैर। तो ये हमारा कौमी एजाज और इज्तिमाई रवैया है। हम लड़ाई के बाद याद आने वाले मुक्के भी अपने मुंह पे मारने की बजाय हवाओं में चलाते हैं और शाम गुजर जाने के बाद लकीरें पीटने बैठ जाते हैं। मैं नहीं जानता जुबैर ने सही कहा या गलत कहा, लेकिन जो बात आपने की है, सिर्फ जुबैर नहीं, ऑल ऑफ अस, इन सब की तकरीरें उठा के देख लो। जब इनको सूट करता है, जो कुछ सूट करता है कह देते हैं। अभी असेंबली में जो तमाशा लगा है, मुझे नहीं पता था। और मैंने अतर को कहा, अपने रिसर्च करो, मैंने कहा यार ये हुआ क्या है? अखबारों में तो जाहिर है, मलफूस ने मुझे सुनाया, आई वाज शॉक्ड। क्या लोग हैं ये? ना इनको माँ बहनों बेटियों की कोई शर्म हया है कि किस तरह पब्लिकली धड़ल्ले से, मतलब बड़ा कमाल मटेरियल चाहिए इस तरह का। ये हमारे मुल्क का पॉलिटिशियन और ये और वो कद काठ, केड़ा कद काठ भाई? ठीक हो गया। जियाउल हक, जनरल जिलानी, ब्रिगेडियर असगर, कद काठ, मुल्क संवारो, फलाना उतारो, पता नहीं की कर दो, ठीक हो गया। टैक्सियां, जब सूट करता है कुछ भी और कहीं भी कह दो, आप ये कह रहे हैं, दुरुस्त बात। हाँ, बस। अफसार साहब, पाकिस्तानी सियासत में मुक़्तदरा का किरदार पोशीदा नहीं है। 2018 में इमरान खान को लाने से लेके 2022 में उनकी रुखसती तक, मगर क्या वाकई मुमकिन है कि सिटिंग आर्मी चीफ लंदन जाए, इस तरह से 2 मुलाकातें करें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर से, और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, और 2.25 साल बाद ये जो टाइमिंग है कहने की, क्या है इसकी अहमियत? एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट, मैं इसको वेलकम कहूँगा। 2 साल बाद कोई सच बाहर निकले, 2.5 साल बाद निकले, 10 साल बाद निकले, 30 साल बाद निकले। हेनरी किसिंजर का जिक्र किया, 30 साल बाद सच ऑफिशियली वहाँ पे बाहर निकलता है अमेरिका में, वो निकला। अब सारी दुनिया को पता है, उस वक्त नहीं पता था उस मीटिंग का, अब तो पता है ना सबको। तो सच तो बाहर आना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पे और एक जर्नलिस्ट के तौर पे। अब एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने 2-3 की हैं, उसमें से एक ये है कि एक्सटेंशन बाजवा साहब चाहते थे। ये बात मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि बाजवा साहब को तमाम ताहयात एक्सटेंशन में मिलती ना, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके उसको गले लगाना था, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात रही है ये जो है ना, जुबैर साहब ने जो बात की है और उसका जवाब दिया मलिक अहमद खान साहब ने, मैं समझता हूँ ये बातें दोनों, इसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, ये अहम है हमारी। अब इस बात पे भी जुडिशल कमीशन बना दें, मतलब काम हमें कोई नहीं है। मेरी बात पूरी मुकम्मल होने देना। एक तो आप तो जंप द गन ना करें आप, ठीक है, आप एंकर हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा। जुडिशल कमीशन तो पीटीआई चाह रही है ना, क्योंकि पीटीआई का मसला ये कि उसने कोई काम इस मुल्क में वो चाहती नहीं है आगे बढ़ जाए, किसी तरीके से सुलह करके, लड़ाई करके आगे बढ़ जाए, ये पीटीआई नहीं चाहती, उसकी सियासत को ये सूट करता है। मैं कुछ और कहने लगा हूँ। बात यह है कि मलिक अहमद खान साहब ने कहा है कि जुबैर साहब के लिए इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब मैं मलिक अहमद खान साहब को एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ कि उनके अंडर जो पंजाब असम्बली, वो स्पीकर है ना पंजाब असम्बली के, उसने अभी हाल ही में हत्क इज्जत का एक कानून पास किया, और फिर वो गवर्नर अचानक पीपल्स पार्टी का कहीं बाहर चला गया, फिर स्पीकर गवर्नर बन गए। इन्होंने खुद ही उसको साइन करके बिल को कानून बनाया है। बिस्मिल्लाह करें, पहला केस, टेस्ट केस उठाएं, इसको जुबैर साहब के खिलाफ वो पर्चा दर्ज करवाएं, या जो भी इसका प्रोसेस है। देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो तनकीद हो रही है हत्क के इज्जत के कानून पे, वो भी बंद हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगा कितना अच्छा कानून है, और एक सच भी बाहर आ जाएगा। और जो अहमद खान साहब ने उसको कहा जुबैर को कि भी आपको ये इसके वो नताइज भुगतने पड़ेंगे, वो भी हो जाएंगे। पीटीआई की जुडिशल कमीशन की बात भी पूरी हो जाएगी, और हम अदलिया के बगैर, अदलिया को मुलव्वस किए बगैर मामला हल कर जान जाएंगे। एक बड़ी जबरदस्त बात है। अहमद खान साहब बिस्मिल्लाह करेंगे, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और शहजाद साहब से जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, बानी पीटीआई मौजूदा हुकूमत को लंदन प्लान का हिस्सा करार देते हैं, मगर उस मुबैना लंदन प्लान में भी जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की ऐसी मुलाकातों का कोई तज़किरा नहीं है। क्यों मोहम्मद जुबैर इस वक्त ऐसा बयान दे रहे हैं, या कोई सियासी ऑप्शंस की तलाश में है? अच्छा, एक तो देखिए, आपका पहला एक सवाल आपने किया था कि क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब से जनरल बाजवा मिले हों और वो खबर सामने ना आई हो। जी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है।
क्या ये एक्चुअली हुआ है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। उसका जब तक मेरे पास हतमी शवाहिद ना हो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन ये मुमकिन जरूर है। दूसरी बात, उनसे मिलने की जरूरत थी ही नहीं। क्या जरूरत थी जनरल बाजवा को या नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली मुलाकात करने की? वो तो अपना मलिक अहमद खान साहब खुद शहबाज शरीफ साहब को गाड़ी में बैठा के ले जाया करते थे। उनके दोस्त थे जनरल बाजवा, ये जो थे अहमद साहब के, मलिक अहमद खान के, तो उनको तो कोई जरूरत नहीं थी। वो तो पता नहीं कितनी दफा लेके गए हैं, ये तो उन्होंने माना, खुद से माना हुआ है। तो जब शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी ना एक तरीके से। तीसरा जो उसकी तारीख है वो उन्होंने बयान कर दी। चौथा सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये सवाल रखने का मकसद, ये इस इशू को इस पैराए में डिस्कस करने का मकसद ये है कि जुबैर की जितनी बातें हैं उनकी नफी की जाए, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हिट किया जाए। मैं जानता हूं, कुछ जानता हूं, कभी बात कभी नहीं की, लेकिन इस पहले के जो सियासी मंजरनामे के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे आगाह हूं। जुबैर जो बात कर रहे हैं वो 99% दुरुस्त है। क्या ये बात के आया, और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो जाके मिले या नहीं मिले, उन्होंने कहा उनका ख्याल है कि शायद मिले हों। और ये बात उस वक्त बहुत ही ज्यादा जोर शोर से जारी थी कि मुलाकात हुई है और 2 और जर्नैलों की मौजूदगी में हुई है। लेकिन दूसरी बात उसको छोड़ दे, जब हमारे पास शवाहिद नहीं है तो जरूरत क्या। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब यहाँ पे हैं, अहमद खान साहब यहाँ पे हैं, जनरल बाजवा साहब खुद इस सोच के थे कि शायद इमरान खान साहब वो कुछ नहीं कर पा रहे जो कि उनकी हुकूमत को करना चाहिए, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आना ही आना था, रास्ता तो बनाना ही बनाना था। फिर उनको ये भी एहसास था कि शायद उन्होंने जब आए थे तो फौरन बाद उनके दौर में ये मसला हो गया था कि हुकूमत की तब्दीली आ गई थी, यानी नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, गो की हुकूमत उन्हीं की जारी रही। तो किसी तरीके से मैं कह रहा हूं, हो सकता है किसी तरीके से उन्होंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की हो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तारीख बयान की जाती है हमारे यहाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ बहस की जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ख्वाजा आसिफ भी बात कर चुके, बहुत सारे बाकी लोग भी इसके बारे में बात कर चुके। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो तरीका था वो वही था जो कि जिसके अंदर जनरल बाजवा का भी रोल था, बाकी लोगों का भी रोल था, सियासी ज़ुमा का भी रोल था। मेरा ख्याल है उसको जो है हकीकत है उसको हकीकत के तौर पे ही रहने देना चाहिए, उसको मलाइन करके क्रेडिबिलिटी को हिट करके खराब नहीं करना चाहिए। दुरुस्त। ज़ैगम साहब, क्या वाकई ये जो 2 साल पहले सुनाई बातें, इससे कोई जरूरत थी, कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, या फिर ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हो रही होगी? देखिए, सियासतदान इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं, वो जिन चीज़ों के गवाह हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो उसको बयान कर रहे हैं, सवालात के जवाब में एक नई सिचुएशन, एक नई वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जुबैर को ये क्वेश्चन करना कि तुम क्यों बात कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। हर सियासतदान इस तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं और ये माजी करीब की बातें हैं जिसकी इस वक्त पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस मौजूद हैं। और जुबैर साहब ने ये कहा कि सुना था उन्होंने कि मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मुलाकात होना वाकई अहम नहीं है। जो चॉइस साहब फरमा रहे हैं, मुलाकातें इस लेवल पर आमतौर पे नहीं होती। बेनजीर की और उसके बाद जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, सदर पाकिस्तान थे, मुशर्रफ साहब की मुलाकात एक बहुत गैर मामूली बात है। आमतौर पर बहुत नीचे वाले ऑफिसर्स डील कर लिया करते हैं, और मुलाकात का काम जो था वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को सौंपा हुआ था और वो मुलाकातें कर रहे थे। असल बात क्या है जिसकी नफी नहीं की जा सकती और जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है इनको, वो ये है कि किस तरीके से वोट को इज्जत दो से रातों रात यू टर्न लिया गया और बाजवा को एक्सटेंशन 2 की तरफ ये लोग मुड़ गए। क्या ये हकीकत नहीं है कि कौमी असम्बली के कमेटी रूम नंबर 2 में तमाम MNAs को इकट्ठा करके ख्वाजा आसिफ साहब ने हुक्म सुनाया कि लंदन से हुक्म आया है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। ये उस वक्त है जब बाहर जो है वोट को इज्जत 2 के नारे बज रहे थे और अंदर ये हो रहा था। असल स्टोरी तो ये है, क्या ये इस बात का इनकार कर सकते हैं कि 2022 में जब ये हुकूमत में आए तो जिस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बने हुए थे, उस हाइब्रिड निज़ाम के ये वजीर बन गए, इन्होंने पेटी बांधी और उस हाइब्रिड निज़ाम को पक्का करने पर लग गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम नहीं हुई, आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं हुई, सिविल सर्विसेज को इंटेलिजेंस के मातहत नहीं किया गया। कौन सा काम नहीं किया गया जो सरकार की फरमान के मुताबिक था? दुरुस्त हो गया। और किस किस तरीके से हाइब्रिड सिस्टम को पक्का किया गया और क्या उसके बदले में मराहत नहीं मिली? क्या एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स नहीं हुए? क्या नैब के जो वकील थे, तो ज़ैगम साहब, जिसको मराहत ना मिले वो बोलता है, जिसको मराहत मिल जाए वो खामोश हो जाता है। ये है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो।
एग्जैक्टली आप देखिए कि 2022 में जब इमरान खान को पता चला कि बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की गई है तो वो खुद फरमाते हैं कि हमने कहा हमसे ले लो यस, उनसे क्यों लेते हो। ठीक हो गया जी। तो मुकाबला इसी बात पे चलता है कि सरकार की नजर करम किस पर होगी। दुरुस्त हो गया जी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।